तो पिछली क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करा था और हमने इसमें बात करी थी, हमने केमिकल काइनेटिक्स को 3 भाग में बाँटा था बेसिकली। और पहला उसमें पार्ट था हमारा रेट और टाइप्स ऑफ रेट जो हमने कवर करा था। उसके बाद था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट जो कि हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स में यही कवर करेंगे। तीसरा था रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि हम कुछ लास्ट के लेक्चर्स में कवर करेंगे। लास्ट के 2-3 लेक्चर में हम उसे देखेंगे। रेट और टाइप्स ऑफ रेट में सबसे पहले हमने बात करी थी, हमने बेसिकली 3 टाइप की वहाँ पे रेट पढ़ी थी जो कि कौन-कौन सी थी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन थी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस थी और रेट ऑफ अपीयरेंस थी। ये 3 टाइप की रेट पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो थी वो रिएक्टेंट्स के लिए थी, रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइंड थी। रेट ऑफ अपीयरेंस जो थी वो प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइंड थी, जिसे रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबके लिए डिफाइंड थी। और हमने ये भी सीखा था कि सारी टाइप की रेट कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और इनको 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक एवरेज, हर टाइप की रेट को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। इसको भी हमने देख लिया था कि एवरेज होगा तो हम कौन सा लगाएंगे? चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और इंस्टेंटेनियस होगा तो चेंज को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात भी हो गई थी। इसके बाद हमने एक अपनी पहली प्रोफाइल बनाई थी, एक हमने डिराइव करा था एक फार्मूला कि क्या था, एक इक्वालिटी निकाली थी जो कि थी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये पहली इक्वालिटी हमने डिराइव करी थी और हमने इसके बारे में 2 बातें करी थी, 2 बात नोट करके लिखी थी कि एक तो ये तभी वैलिड है जब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस सेम टाइप की रेट हो। यानी कि अगर एवरेज ले रहे हैं तो तीनों एवरेज हो और अगर इंस्टेंटेनियस कंसीडर कर रहे हैं तो तीनों इंस्टेंटेनियस हो, तभी ये वैलिड है। दूसरी हमने बात करी थी कि या तो ये मास के टर्म्स में नहीं वैलिड है कभी भी, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज हैं जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप रेट निकालोगे तभी ये इक्वालिटी वैलिड है। और वो कौन कौन सी है? मोल्स वाली है, मोल्स के रिस्पेक्ट में आप अगर रेट निकाल रहे हो तो ये वाली इक्वालिटी वैलिड है। मोलैरिटी के टर्म्स में निकाल रहे हो रेट तो भी इक्वालिटी वैलिड है। और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकाल रहे हो तभी ये इक्वालिटी वैलिड है। यानी कि मोल्स, पार्शियल प्रेशर और मोलैरिटी, इन 3 के टर्म में जब भी आप निकाल रहे हो तो इक्वालिटी वैलिड है। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी करके देख लिए थे। अगर किसी और इक्वालिटी में जैसे मास में दिया था तो आप उसको मोल में कन्वर्ट करके उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे इक्वालिटी लगा के। तो ये चीज़ हमने देखी थी। जब तक का हमारा हो गया रिकैप। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने पहली पार्ट को हमने कवर कर लिया था कि जो था हमारा रेट और टाइप्स ऑफ रेट, वो पिछले लेक्चर में हमारा खत्म हो गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब मेन पार्ट ऑफ चैप्टर जो है उस पर आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं उसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि उन पैरामीटर्स की स्टडी जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो पैरामीटर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे अफेक्ट करते हैं। और ऐसे पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे जिससे हम अपनी मर्जी से रेट को इंक्रीज कर पाएँ, डिक्रीज कर पाएँ अगर हम पैरामीटर्स को चेंज करें। ये हमारा इसका प्रैक्टिकल यूजेज हो गया। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स का भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से एक है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझना ही है, इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ऐसे समझें कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर टाइप ऑफ रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कुछ खाली पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो हर टाइप की रेट को अफेक्ट करे, मतलब हर टाइप की रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करे। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो ज़्यादातर टाइप की रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेंगे, कुछ होंगे जो कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन को रेट को अफेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो सभी टाइप की रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर पाए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अब हम सबसे पहली बात तो कि कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, लिखते हैं इन्हें। तो सबसे पहला आता है हमारा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की क्या अमाउंट है, रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है, हमने अमाउंट स्टैंडर्डाइज था कि रेट में जब हम अमाउंट लेते हैं तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही चेंज कंसिडर करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करता है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। और ऐसे दूसरा कौन सा है, दूसरी बात करें तो सोच भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, हो सकता है सही सोच रहे हो आप लोग, टेम्परेचर।
टेम्परेचर पे भी अफेक्ट होती है रिएक्शन, लेकिन इवन टेम्परेचर भी, टेम्परेचर से ज़्यादातर रिएक्शन के रेट अफेक्ट होते हैं, लेकिन सब टाइप के कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जो टेम्परेचर पे जिनका रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। ठीक है, तीसरा होता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हम लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इतनी बात हमें पता है कि कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड अप। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल कैटलिस्ट है, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो हर टाइप की रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। ऐसा कोई कैटलिस्ट होता ही नहीं है। मतलब कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारी रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोई कैटलिस्ट है तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को ही बढ़ा पाएगा। ठीक है, और अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट हो सकते हैं, होते भी हैं, पढ़ते भी आप इनऑर्गेनिक वगैरह में तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये तीन जो है हमारे, इन तीन को हमें डिटेल में स्टडी करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मेजॉरिटी टाइम इसमें ही पढ़ेंगे, बाद में कुछ टाइम हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और अब क्या हो सकता है, और ये तीन हमें इतना भी समझ में आ गया कि ज़्यादातर जो रिएक्शन होंगी वो इन पे डिपेंड करेंगी, उनका रेट इन पे डिपेंड करेगा, इन तीन चीज़ों पे। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो, कुछ ऐसे भी हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन के रेट को ही अफेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर कौन सी टाइप की रिएक्शन को अफेक्ट कर पाएगा, गैसियस रिएक्शन को। तो पार्शियल प्रेशर का ऑलरेडी स्पेक्ट्रम लिमिटेड हो गया ना, कि पार्शियल प्रेशर इन्फ्लुएंस तो कर रहा है रेट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन किसके डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट पे नहीं। ऐसी पार्शियल प्रेशर भी फॉर गैसेस क्या होता है, आइडियल गैस, अगर गैसेस हम आइडियल ही मानते हैं, आइडियल गैस में पी इक्वल टू एन आर टी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होती है, तो हमारा कंसेंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल आता है, पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो उसी तरीके जैसे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था रेट, उसी तरीके से फॉर गैस किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट पे। ठीक है, तो एक ही बात है, तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई इसमें अलग बात नहीं है, बस एक फर्स्ट पॉइंट का एक्सटेंशन है फोर्थ पॉइंट। लेकिन ऐसे ही लिखना होता है, बोर्ड वगैरह में अगर आता है तो आपको कहानी बनानी होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिराइव करने होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये भी समझ में आ जाएगा आपको, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स। क्या है, सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ किसका, ओनली सॉलिड रिएक्टेंट्स। ठीक है, फिर से इसका स्पेक्ट्रम लिमिटेड हो गया। ठीक है, और कैसे डिपेंड करेगा, लिख लेते हैं, जितना ज़्यादा सरफेस होगा तो मोर सरफेस एरिया, मतलब मोर रेट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी बढ़ जाएंगे, सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो एक तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल जिनका इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो भी बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जिनका इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो भी बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगी पर यूनिट टाइम, मतलब रिएक्शन ज़्यादा तेज होगी। और रेट क्या होती है, बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से रिएक्शन भी ज़्यादा होने लगी पर यूनिट टाइम, और रिएक्शन ज़्यादा होने लगी पर यूनिट टाइम, मतलब सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। ठीक है, और देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अभी इनको डिटेल में समझेंगे सबको अच्छे से। अगला क्या है, फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट यूज। ठीक है, फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड।
ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे को वाटर का यूज़ है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा है वाटर, ठीक है। तो वाटर अब क्या वाटर क्या अलग अलग फिजिकल स्टेट में पाया जा सकता है, सॉलिड भी पाया जा सकता है, लिक्विड भी पाया जा सकता है, गैस भी पाया जा सकता है। तो हो सकता है कि उसी रिएक्शन में अगर मैं वाटर को सॉलिड स्टेट में लूँ, अगर वाटर को लिक्विड स्टेट में लूँ, वाटर को गैसियस स्टेट में लूँ, तो रेट अलग अलग आ जाए। और यही हमारा है क्या है, बेसिकली फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट यूज है। और दूसरी बात करें, इसी तरीके से फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट में एक तो फिजिकल स्टेट के बेस पे चेंज हो सकता है, और किस तरीके से फॉर्म में चेंज हम कर सकते हैं कि सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है वो दो तरीके से पाया जाता है, तो प्योर फॉर्म में या मिक्सचर में। सपोज मैं ले लूँ किसी भी रिएक्शन में हमें NaCl चाहिए, तो NaCl हम एक तो या तो प्योर NaCl ले सकते हैं, या फिर NaCl का पानी में घोल के उसे NaCl का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो या तो एक हो गया प्योर NaCl, दूसरा हो गया NaCl का सोल्यूशन। तो हो सकता है कि अगर मैं दोनों सेम ही रिएक्शन में दो अलग अलग टाइप का NaCl लूँ, एक में ले NaCl ले रहा हूँ, एक में प्योर NaCl और एक में एक्वस NaCl, तो हो सकता है दोनों में रेट अलग अलग आ जाए, ठीक है। और बात करूं तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है सपोज, ठीक है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है। तो उसका एक तो ऐसा हो सकता है जैसे कि पत्थर जैसा पीस है एक, और एक उसका हो सकता है उसका पाउडर फॉर्म। तो पाउडर फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आती है। क्यों ज़्यादा आती है? क्योंकि पाउडर फॉर्म से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वही वाला पॉइंट आ जाएगा एक्सप्लेन में, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गए तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात भी समझ आ गई, फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट भी बात समझ आ गई, सरफेस एरिया वाली बात सभी समझ आ गई। और पार्शियल प्रेशर का तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की तरह ही था, ठीक है। और टेम्परेचर कैटलिस्ट, ये तीन तो हमें डिटेल में पढ़ने ही है, शुरू के तीन, तो शुरू के तीन और पहले का एक्सटेंशन ही है चौथा। तो ये चार तो हमें अच्छे से भी समझ में आएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, नॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेकिन ये भी एक हमारा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए वैलिड होगा। और कैसी रिएक्शन? सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओनली इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। हम्म। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन पहले तो क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट रिक्वायर्ड हो उन्हें क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से, यानी कि सिंपली ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ाने से, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाने से फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे ये ऐसी ही बात है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब पढ़ते ही हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ते हैं, फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर जाते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर जाते हैं। तो ज़्यादा फोटोन आएंगे, यानी कि पर यूनिट टाइम ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं, तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, और रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, पर यूनिट टाइम रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात भी समझ आ गई, इंटेंसिटी वाली बात भी समझ में आ गई। तो ये सारी हमारी क्या हो सकती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। 2 मार्क का क्वेश्चन ये बोर्ड में ही बन सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ इन्यूमरेट टाइप करना होगा, या फिर जैसे भी वो क्वेश्चन में डिमांड करेगा आप लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो अब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इसको पढ़ेंगे। और तब तक के लिए टेम्परेचर और कैटलिस्ट को पढ़ेंगे हम लास्ट में। तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट हमें पढ़ना है लास्ट में, तो लास्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें क्या मान के चलना है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ऐसे ही होता है जब हम एक फैक्टर का डिपेंडेंस देख रहे होंगे तो हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के ही चलते हैं। तो मेनली हमारा टेम्परेचर की बात आती है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो जब तक हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तब तक बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, कर लो, ठीक है। अब शुरू करते हैं रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ।
तो रेट लॉ में पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज एन एक्सप्रेशन बिटवीन rate and concentration of reactants. ठीक है, तो उसी का डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो उसमें क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले रेट लॉ पढ़ा। रेट लॉ पढ़ रहे हैं। रेट लॉ में क्या होता है, रेट लॉ एक एक्सप्रेशन होता है। क्या एक्सप्रेशन होता है देखेंगे, बट इट इज एन एक्सप्रेशन बिटवीन किसके बीच में, रेट और सिंपली रेट लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन मानेंगे, यानी कि इट इज एन एक्सप्रेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, क्या है वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन है, जो कि डेफिनेशन आ भी जाती है बोर्ड्स में। क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने बोल दिया था बाय डिफॉल्ट हम कांस्टेंट टेम्परेचर मानेंगे जब तक हम कंसंट्रेशन का वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, द रेट एट एनी टाइम, कांस्टेंट टेम्परेचर है अगर तो रेट, जो रेट होगा, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। द रेट एट एनी टाइम इज डायरेक्टली proportional to the product of concentrations of reactants at same time each of them, बड़ी सी डेफिनेशन है, समझेंगे अभी, पहले लिख लो, रेज टू सम पावर which are determined only experimentally। ठीक है, तो अब ये जो बड़ी सी डेफिनेशन लिखी इसका क्या मतलब है, पहले तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंसीडर कर रहे हैं, बात तो समझ आ गई। उस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ होगी किसी रिएक्शन की, हमें पता है किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, इतना तो पता है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड कर रही है, किसी भी टाइम, रेट हमें किसी टाइम पे लेनी पड़ेगी कि किस टाइम पे हम रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रेट एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये बात थोड़ी समझने वाली है कि इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले तो बताओ कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें जरूरी है क्या एक रिएक्टेंट होगा, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। तो कैसे डिपेंड करेगी, रेट एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब वो रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट से ना है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है जो रिएक्शन में, वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो रिएक्शन में बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, वो वाला प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि द रेट एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनकी सबकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, यानी कि सिंपली उनके कंसंट्रेशन, सभी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट की किस टाइम पे लेंगे, उसी टाइम पे लेंगे जिस पे हमें रेट निकालनी है, ऑब्वियसली। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सेम टाइम। ठीक है, और जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी, ईच ऑफ देम रेज टू, हर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कुछ ना कुछ पार लगी होगी ऊपर, और वो पार कैसे निकलते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ठीक है, वो पार क्या है वो समझेंगे अभी। ठीक है, तो इसको कुछ लिखते हैं, रेट लॉ कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले ऐसे समझो कि मतलब कि अगर पहली बात तो ये समझो कि रेट हमें उसी टाइम पे निकालना है, रेट जिस टाइम पे निकालना है उसी टाइम पे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे। अगर फिफ्थ सेकंड पे रेट निकाल रहे हैं तो फिफ्थ सेकंड पे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिफ्थ सेकंड पे ही लेंगे, पहले तो इसे क्लियर करो।
और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि जितने रिएक्टेंट है उसकी सबकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक रिएक्शन लेता हूँ, उससे क्लियर करते हैं। फॉर ठीक है, ये मैंने रिएक्शन ली, यहाँ इससे कुछ बनने हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है अपने। ठीक है, और दूसरी बात फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट अगर मेरे को निकालनी है किसी भी टाइम टी पे, तो रेट एट एनी टाइम टी किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो ऊपर पड़ा इस ऊपर से ही डिराइव करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर तो है ही बाय डिफॉल्ट, तो रेट एट एनी टाइम, रेट हमें किस टाइम पे, टी टाइम पे निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सेम टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी एट टाइम टी, इन दोनों के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी उसके रेस टू में भी सम पावर होगी, जिसको मान लिया मैंने एक्स, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे उसे, एक्सपेरिमेंटली डिराइव होगी। ऐसी बी की जो कंसंट्रेशन है उसके रेस टू भी सम पावर होगी, जिसे मैंने मान लिया वाई, जो भी जो कि एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव होगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, बेसिकली जो हमने ऊपर लिखा था उसी को। तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम इक्वल लगाएंगे तो क्या एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे आता है के। ठीक है, तो क्या होगा ये, वैसे ही होगा, बस बस कांस्टेंट इक्वालिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ एकदम सेम है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो हमारा आया, ये क्या आया, ये आ गया रेट लॉ। ये रेट लॉ है। रेट लॉ क्या है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सेम टाइम, और हर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उस पे कोई ना कोई रेस टू द पावर कुछ होगा जो हमारा एक्सपेरिमेंटली डिराइव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब चीज़ें क्या हैं, क्या डिनोट करती हैं वो लिख लेते हैं। वेयर यहाँ पे के क्या है, जो पहली बात तो एक कांस्टेंट माना, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, नई टर्म है, इसको समझेंगे अच्छे से, अभी इसको डिटेल में हेडिंग डाल के बताऊंगा मैं। ठीक है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। के कोई कांस्टेंट है इतना तो पता है, कौन सा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। के कौन सा है, स्मॉल के है। ठीक है, अच्छा, और एक्स, एक्स क्या है, एक्स को बोलेंगे हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं ऑर्डर, यानी कि रेस टू पावर में जो लगाते हैं ना, कंसंट्रेशन की रेस टू पावर कुछ लगाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। और ये ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए के रेस टू पावर है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इसी वाई क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म और आती है एक्स प्लस वाई, एक टर्म और आती है एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई को हम क्या बोल देते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, एक टर्म है ऑर्डर, ऑर्डर को भी हम अच्छे से भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑर्डर, लेकिन अभी समझो कि जो रेट लॉ में, रेट लॉ में जो हमारा के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, और किसी भी रिएक्टेंट की रेस टू द पावर जो होगी उसको बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। और जो सम ऑफ ऑल द रेस टू द पावर होगा, मतलब हर रिएक्टेंट का जो रेस टू द पावर है उन सबका जब सम करेंगे तो दैट वो क्या कहलाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इतना तो हमें समझ में आ गया कि एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो जब तक हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं गिवन होगा हम ऐसे भी, ऐसे ही खुद से खुद किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को बताओ, क्या हमने ये रेट कोई पर्टिकुलर टाइम पे निकाला या पर्टिकुलर, या हमने किसी टाइम इंटरवल में निकाला, ये रेट हमने जो निकाला ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाला या किसी टाइम इंटरवल में निकाला, बताओ। कोई पर्टिकुलर टाइम पे तो निकाला है, रेट एट टाइम टी, याद करो, रेट एट टाइम टी, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाला, टी टाइम पे निकाला, तो ये कौन सा रेट होगा, एवरेज की इंस्टेंटेनियस,
बताओ, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा जब एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं, तो रेट कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है, अब अगर ये इंस्टेंटेनियस रेट है तो डेल्टा लिखेंगे या फिर डी लिखेंगे, मतलब डी के टर्म में लिखेंगे या डेल्टा के टर्म में लिखेंगे, स्मॉल डी के टर्म में या डेल्टा के टर्म में, स्मॉल डी के टर्म में क्योंकि इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, और स्मॉल डी को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसमें रेट कैसा है, इंस्टेंटेनियस रेट है, तो जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन आया इसको भी क्या कह देते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन कह देते हैं, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसको स्मॉल डी के टर्म में लिखते हैं, स्मॉल डी को डिफरेंशियल बोलते हैं, और इसीलिए जो उससे रेट लॉ डिराइव होता है उसको भी क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके नाम क्या, डिफरेंशियल क्यों आया, बात समझ आई, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, तो रेट लॉ हमें समझ आया। बताओ रेट लॉ क्या है, इट इज एक्सप्रेशन बिटवीन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट, के बीच में कंसेंट्रेशन है, किसी भी टाइम पे रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सेम टाइम, और उसके रेस्ट टू पावर में कुछ हमारा होगा, कोई कुछ भी हो सकता है जो कि एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, एक्स और वाई न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होंगी जो कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव होंगी, और एक्स और वाई को क्या बोल देंगे, अब इनको बोल देंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर हम इनको बोल सकते हैं पार्शियल ऑर्डर, एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, एक और टर्म यूज करते हैं इनके लिए, पार्शियल ऑर्डर कहते हैं, यानी कि ए की पार्शियल ऑर्डर कितनी है, रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं पार्शियल ऑर्डर को, क्योंकि उनके पार में आ रही है, उनकी कंसेंट्रेशन के पार में है, तो ऐसे बोलेंगे ए की पार्शियल ऑर्डर कितनी है, ए रिएक्टेंट की पार्शियल ऑर्डर कितनी है एक्स, बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर कितनी है वाई, और ओवरऑल ऑर्डर कितनी है, सम कर देंगे एक्स प्लस वाई। तीन रिएक्टेंट होते तो कुछ सी आता, सी की कंसेंट्रेशन लेते टाइम टी पे, वहां पे जेड आ जाता, तो सी की पार्शियल ऑर्डर कितनी हो जाती, जेड, या सी या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी हो जाती, वो पार्शियल ऑर्डर ही ऑफ सी होती, यानी कि जेड ही होती, और ओवरऑल ऑर्डर पूछते तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाता। इस तरीके से हमारा ओवरऑल ऑर्डर या फिर पार्शियल ऑर्डर का कंसेप्ट है। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर बिल्कुल उसी की तरह है जैसे पार्शियल प्रेशर होता था, उसी की टाइप की बात है। ठीक है, और रेट लॉ भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिराइव होगा, क्योंकि रेट लॉ लिखने के लिए हमें ये पार्शियल ऑर्डर पता होना चाहिए, और पार्शियल ऑर्डर क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो इसमें हमारा आया था के, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी जो लगाई थी, क्या आया था, के था हमारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब ये रेट कांस्टेंट और ऑर्डर हम एक बार पढ़ लेंगे ना, तो तुम्हें ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि रेट लॉ क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है, कैसे रेट लॉ है, क्या है, उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, हर टर्म जो भी उसमें लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को पहले तो लिखो कि इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ना, हमें रेट कांस्टेंट की जगह रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ डेटा देगा या कुछ हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा और दूसरे नाम लिख देगा इसके, तो हमें दूसरे नाम भी पता होने चाहिए, नहीं पता होंगे तो निपट जाएंगे हम। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो नाम होगा इसके, और ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट है क्या, स्मॉल के से तो इसे डिनोट कर लिया हमने, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट रिएक्शन, फॉर, लिखो, नोट करते रहो, फॉर डिफरेंट रिएक्शंस rate constant is a measure of their rates as following, मतलब अलग अलग रिएक्शन में रेट कांस्टेंट हमें रेट का आइडिया देता है। कैसे आइडिया देगा, सिंपल, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, यानी कि मोर द वैल्यू ऑफ के, मोर द
वैल्यू ऑफ के रिएक्शन विल बी फास्टर, मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी केक की, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी कम वैल्यू होगी के की उतनी रिएक्शन धीमे होगी, तो वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। और अलग अलग रिएक्शन है तो उनके रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे, और रेट कांस्टेंट अलग अलग होंगे तो अलग अलग रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग होगी। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी के की उतनी रेट ज़्यादा होगी, जितनी कम वैल्यू होगी उतनी रेट कम होगी। यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ये तो हम रेट लॉ से भी बता पा रहे थे कि रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है तो उसके, अगर अलग अलग रिएक्शन है तो उनका अगर हमें रेट कंपेयर करना है तो उनके लिए रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। ठीक है, पर हमें तो ये पता है कि रेट क्या है, इसको रेट कांस्टेंट कह रहे हैं, लेकिन रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए वैल्यू रेट कांस्टेंट की कांस्टेंट है, इसलिए उसका नाम रेट कांस्टेंट दिया। लेकिन जब अलग अलग रिएक्शन के रेट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग है ना। अलग अलग रिएक्शन के लिए उस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है, तो आपको जब अलग अलग रिएक्शन के रेट कंपेयर करने हैं तब आप रेट कांस्टेंट से कंपेयर कर सकते हो कि जितने ज़्यादा के की वैल्यू उतना ज़्यादा रेट, जितने कम के की वैल्यू उतना कम रेट। ठीक है, अब एक रिएक्शन के लिए रेट हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, एक रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन डिपेंड तो करेगी किसी ना किसी चीज़ पे। तो ये लिखो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के, वैसे तो है कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ओनली। ठीक है, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कब है, जब हमारा टेम्परेचर, इसीलिए तो हमने देखो टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है तभी हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो टेम्परेचर को ऐसे थोड़ी रिएक्शन को कुछ अलग तरीके से अफेक्ट करेगा, वो थ्रू रेट कांस्टेंट ही अफेक्ट करेगा। ऐसे समझो जैसे टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर बदला तो के की वैल्यू बदल गई। एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात हो रही है, अलग अलग रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। टेम्परेचर बदला एक रिएक्शन का तो के की वैल्यू बदल गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई तो रेट भी बदल जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है हमारे रेट को थ्रू रेट कांस्टेंट। ऐसे ही कैटलिस्ट भी, अभी तो हम कैटलिस्ट का इफेक्ट मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर देगा, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, इस वजह से रेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से टेम्परेचर और कैटलिस्ट हमारे रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज तो हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू को, ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल टेम्परेचर कांस्टेंट है और कैटलिस्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैसे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। ठीक है, अगर हमेशा कांस्टेंट रहती है उसकी वैल्यू तो इसे रेट कांस्टेंट ना कहेगी, यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा कांस्टेंट नहीं है, एक रिएक्शन के लिए डिपेंड करेगी टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। और टेम्परेचर और कैटलिस्ट हमारा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, कैटलिस्ट यूज होगा, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, तो रेट की वैल्यू भी बदल जाएगी, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अच्छा, और दूसरी बात हमने क्या समझी, दूसरी बात समझी कि अलग अलग अगर रिएक्शन है तो उसमें आप रेट, सिंपली रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख के बता सकते हो कि जिसकी में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, उस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, और जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम, उसका रेट कम होगा, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हुई। अब अगली बात, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो।
ठीक है, यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी पढ़े था रेट लॉ में। रेट लॉ में जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे जो पार्ट थी, इंडिविजुअल रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी उस पे जो पार्ट थी उसे बोला पार्शियल ऑर्डर, और सम जब इन सारे पार्शियल ऑर्डर कर दिया, सम ऑफ और पार्शियल ऑर्डर कर दिया तो हमारा क्या बन गया, ओवरऑल ऑर्डर बन गया। तो जो जैसे जैसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, मतलब कोई अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन है, अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगा वैसे वैसे यूनिट ऑफ के भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसा समझो आप कि फॉर सपोज मैं लिखता हूँ फॉर ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, सिंपल ऐसे लिखता हूँ कि एक रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखूँ या सिंपली रेट लॉ जिसे हम कह रहे थे रेट लॉ लिखूँ, तो रेट के क्या आएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, पहले तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा के। ठीक है, और इस के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, क्योंकि अभी तो हम टेम्परेचर मान रहे हैं कि टेम्परेचर में क्या कोई चेंज नहीं है और साथ में कैटलिस्ट का कोई यूज नहीं है, तो रेट कांस्टेंट का कुछ होगा वैल्यू। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए और इसके रेज टू द पावर कुछ हमारा क्या होगा, कुछ होगा इसका नंबर होगा, जो हम जिसको हम क्या बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर, और क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो मैंने इसको मान लिया, मान लो एन मान लिया, पार्शियल ऑर्डर इसका एन मान लिया, और क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो सम भी कितना होगा, सम तो कुछ है ही नहीं, कोई बी नहीं है कोई सी नहीं है, तो एक आपको कुछ इसमें करना नहीं, जो पार्शियल ऑर्डर है वही क्या है, ओवरऑल ऑर्डर भी है। बोलो, अगर यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट होते तो आपके पार्शियल ऑर्डर का सम करना पड़ता है, लेकिन अलग अलग रिएक्टेंट है ही नहीं, एक ही रिएक्टेंट है, जो पार्शियल ऑर्डर है वही ओवरऑल ऑर्डर है। ठीक है, हमें नहीं पता एन क्या होगा, अभी तो मैंने ऐसे ही एन लिख दिया बस, तो एक्सपेरिमेंटली डेटा है तो एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगा, तो एन क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट क्या बता सकते हो, पिछली क्लास में बताई थी, क्या होती है, मोलैरिटी अपॉन टाइम होती है। ठीक है, टाइम के अलग अलग हो सकती हैं, मैंने ऐसे भी लिखवाई थी मोल, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, इस तरीके से भी लिखवाई थी, इक्वल टू इसकी के की तो हमें निकालनी है कि के की यूनिट क्या होगी। ठीक है, और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई। ठीक है, मोलैरिटी की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम के की यूनिट निकालें तो क्या आएगी, मोलैरिटी, देखो इधर है वन, मोलैरिटी की पावर वन, उधर है एन, तो इधर जब अगर हम इसको मोलैरिटी की पावर एन को दूसरी तरफ ले जाएं तो कितना हो जाएगा, मोलैरिटी वन माइनस एन हो जाएगा, मोलैरिटी की पावर। ठीक है, और टाइम इनवर्स, तो ये क्या हो गई हमारी के की यूनिट हो गई, ये हो गई यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के क्या हो गई, मोलैरिटी की पावर वन माइनस एन टाइम इनवर्स। अब टाइम की अलग अलग यूनिट हो सकती हैं, अब जो एन है ये एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो अगर मैं बोलूँ कैसे, देखो कैसे आपको पता लगेगा, अगर मैं बोलूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अभी तो आपको खाली पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है, ऑर्डर इनका मतलब क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आगे समझ में आएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन क्या डाल दोगे इसमें, जीरो डाल दोगे। ठीक है, और आपकी यूनिट क्या रहेंगी के की, मोलैरिटी टाइम इनवर्स। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू वन डाल दोगे, यूनिट क्या रहेगी के, मोलैरिटी वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, और किसी समथिंग रेज टू पावर जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो के की यूनिट क्या हो गई, सिंपली टाइम इनवर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, निकाल सकते हो ना, अभी तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर करो बस, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद करना है, स्टार मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में तो सिंपली यूनिट ही पूछ लेता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, थर्ड ऑर्डर क्या होगी, सिंपली फॉर्मूले में डालना है, तो क्या करोगे, एन को टू डाल दोगे, वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो मोलैरिटी की पार क्या माइनस वन, यानी कि मोलैरिटी इनवर्स टाइम इनवर्स, सिंपली हो जाएगा यूनिट। ठीक है, इस तरीके से और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नीट में तो ये डायरेक्टली ही पूछ लेता है कि क्या यूनिट होगी किसकी।
ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के बारे में हमें ये जितनी बातें मैंने बताई, ये चारों बातें हमें ध्यान रखनी है कि पहले तो इसके अदर नेम कौन कौन से हैं। अदर नेम है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। और डिफरेंट रिएक्शन में दूसरी बात क्या है, डिफरेंट रिएक्शन में के हमें उनकी स्पीड के बारे में आइडिया देगा, यानी कि के से हमें रेट ऑफ रिएक्शन का आइडिया लग सकता है, जिसके लिए के की वैल्यू जितना ज़्यादा उस रिएक्शन की रेट भी उतनी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैसे तो रेट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, पर टेम्परेचर सॉरी, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैसे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, मैंने रेट बोल दिया था, वेरी सॉरी। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैसे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, पर टेम्परेचर चेंज करने पे, यानी कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है के, और या फिर कैटलिस्ट यूज करने पे हमारा के का वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा ऑन यूजेज ऑफ टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड यूजेज ऑफ कैटलिस्ट। तो के का वैल्यू दो ही सर्कमस्टांस में बढ़ सकता है, तो टेम्परेचर चेंज कर दो या कैटलिस्ट यूज कर लो, ठीक है। वह बाकी कंडीशन में एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तभी उसके नाम में कांस्टेंट है। और यूनिट ऑफ के किस पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। किस तरीके से डिपेंड करेगा, वो है मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, और एन को आप अलग अलग, ओवरऑल ऑर्डर एन यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ऑर्डर है, ये बात ध्यान रखना। सिंपली ऑर्डर, अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो उसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर ही है, पार्शियल ऑर्डर से उसका मतलब नहीं है, ठीक है। अगर पार्शियल ऑर्डर बोल रहा हूँ तो पार्शियल ऑर्डर अलग से स्पेसिफिकली बोलूंगा, सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही बात है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑर्डर बहुत चल रहा है, तो पहले तो ऑर्डर को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। रेट कांस्टेंट के बारे में आपको ये चार बातें ध्यान रखनी थी। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्योंकि ऑर्डर अगर नहीं समझ में आया तो हमारे इस चैप्टर का ऑर्डर बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ऑर्डर क्या थी, ऑर्डर थी द पावर रेज टू अ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी उसके रेस टू दी पावर थी, उसी को तो हमने क्या कहा था, ऑर्डर कहा था। और लिखते हैं अभी से पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर ऑफ दैट, पहले लिख लेते हैं पूरा फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ऑफ दैट रिएक्टेंट, ठीक है। लिखते रहा करो, वीडियो बस देखते मत रहा करो, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा रेट लॉ था, रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन था, फिर से बता रहा हूँ, रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन था, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ, जो कंसंट्रेशन थी किसकी, रिएक्टेंट की लेते थे, इसकी रेस टू द पावर जो भी होगी, ईच रिएक्टेंट की रेस टू द पावर जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी, उसको क्या बोल देंगे, पार्शियल ऑर्डर बोल देंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। और सभी पार्शियल ऑर्डर का सम करने पे क्या आ जाएगा, हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि द पावर रेज टू अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, अगर कंसंट्रेशन कह रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे अंडरस्टूड है रिएक्टेंट की है। तो जो पावर रेज टू अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट इन दैट रिएक्शन, मतलब पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट या पार्शियल ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट, एक ही बात है। या तो आप ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट बोल दो या ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट बोल दो, इट इज द सेम थिंग। और दूसरी बात जो कि मैंने बताई थी, एंड सम ऑफ ऑल पार्शियल ऑर्डर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा अगर आपने पार्शियल ऑर्डर का सम कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट, द पार्शियल ऑर्डर with respect to a particular reactant
partial order with respect to a particular reactant shows that, ठीक है, how much times, पहले लिख लो, how much times rate becomes on changing the concentration of that reactant. भाई आपने क्या लिख दिया है कुछ समझ नहीं आया, समझते हैं, रुको, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दैट इज, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, अब इसका रेट क्या होगा, रेट लॉ से हम बता सकते हैं कि इसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसी टाइम पे निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे हमने कंसंट्रेशन ले ली दोनों की, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रेस टू सम पार, इसकी पार एक्स मान ली, इसका पार वाई मान लिया, यानी कि एक्स क्या हो गया पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, या वाई क्या हो गया पार्शियल ऑर्डर ऑफ ए, और एक्स प्लस वाई क्या हो गया सम ऑफ पार्शियल ऑर्डर, जो कि हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, इतना तो आ गया। तो ये क्या कह रहा है, अब द पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, सपोज एक्स है, एक्स किसकी पार्शियल ऑर्डर है, ए की, तो ये क्या बताता है कि हाउ मच टाइम्स, कितने टाइम रेट बदल जाएगा ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट, ठीक है, मान लो मैं बी की कंसंट्रेशन को सपोज फिक्स कर दूं, ठीक है, फिक्स कैसे करूं मतलब बताऊंगा अभी, इसका मतलब क्या, बी की कंसंट्रेशन को मान लो मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, फिक्स करने का मतलब मान लो मैं रिएक्शन, यही रिएक्शन करा रहा हूँ अलग अलग बार, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, और यही रिएक्शन मैं बार बार करा रहा हूँ अलग अलग कंसेंट्रेशन ए की लेके और अलग अलग कंसेंट्रेशन बी की लेके, लेकिन मैंने इतना ध्यान रखा कि मैं जो भी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ सब में मैंने बी की कंसेंट्रेशन फिक्स कर दी, ठीक है, कोई भी फिक्स ले ली, 1 मोलर ले ली, 2 मोलर, कुछ भी फिक्स कर दिया, ठीक है, और अब मैं ए की कंसंट्रेशन अलग अलग ले रहा हूँ, ए सभी एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन को बदल रहा हूँ, एक बी की फिक्स कर दी और ए की कंसंट्रेशन सभी एक्सपेरिमेंट में बदल रहा हूँ, तो पहले तो मुझे बताओ कि अगर बी की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई तो जो रेट हो जाएगा हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर बी की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, रेट लॉ क्या था, रेट इक्वालिटी आती है यहाँ पे और रेट कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट भी एक रिएक्शन के लिए फिक्स है, अगर टेम्परेचर का एटलीस्ट नहीं अभी उसे भूल जाओ, रेट कांस्टेंट फिक्स है, और बी की कंसंट्रेशन भी अब फिक्स कर दी, ठीक है, तो अब बी का पार्शियल ऑर्डर भी फिक्स है, पार्शियल ऑर्डर भी फिक्स है, ऑर्डर थोड़ी बदलेगा, कुछ एक्सपेरिमेंटली निकलेगा लेकिन फिक्स रहेगा, तो यानी कि समथिंग कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, यानी कि एक कांस्टेंट ही निकलेगा, तो ये कांस्टेंट अगर है तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है अब डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ ए के, और रेज टू द पावर इट्स पार्शियल ऑर्डर, इसके प्रोपोर्शनल हो गया, अगर मैंने बी की कंसेंट्रेशन फिक्स कर दिया, रेट सिर्फ इसके प्रोपोर्शनल होगा ओनली, ठीक है, ठीक है, देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लो ये हमारी रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन में हमें पहली बात तो ए और बी का ऑर्डर पता थोड़ी है, खुद एक्सपेरिमेंट लिया मैंने तो एक्स और वाई लिख दिया, लेकिन हमें पता थोड़ी है कितना है, वैल्यू तो नहीं पता ना, तो अब इस रिएक्शन में ए और बी का ऑर्डर हमें निकालना है, हमें नहीं पता कितना है लेकिन हमें निकालना है, तो अब ऑर्डर ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों का हम एक साथ निकाल लेंगे, हम एक एक करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो मेथड आपको बता रहा हूँ कि हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एसी रिएक्शन का एक की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, एक की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, दूसरे की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, और फिर हम क्या कह सकते हैं कि रेट सिर्फ जो अनफिक्स्ड है जिसकी कंसंट्रेशन, उसी की कंसंट्रेशन अपॉन रेज टू द पावर उसका ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, यानी कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस समय अगर बी की कंसंट्रेशन फिक्स है, ए की कंसंट्रेशन अपॉन अपॉन कह रहा हूँ, रेज टू द पावर इसका ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, रेज टू पावर इसका ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब सपोज हमने करा, सपोज हमने, मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट डेटा ही लेता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने क्या करा, मैंने 3 बार एक्सपेरिमेंट करा,
1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। 3 बार एक्सपेरिमेंट करा, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करा। बी की कंसेंट्रेशन मैंने फिक्स कर दी कोई भी, ठीक है। ए की कंसेंट्रेशन अलग अलग ले रहा हूँ, समझो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ से मैंने रेट निकाला हर बार, ठीक है। ए की कंसेंट्रेशन सब, बी की कंसेंट्रेशन मैंने 1 मोलर फिक्स कर दी, तीनों एक्सपेरिमेंट में 1 मोलर ही लूँगा, ठीक है। अब ए की कंसेंट्रेशन सपोज मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में ली 1 मोलर, दूसरे में ली 2 मोलर, तीसरे में ली 4 मोलर, ठीक है। रिएक्टेंट तो मैं ले रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, तो कंसेंट्रेशन तो मैं अपने हिसाब से डिटरमाइन कर ही सकता हूँ कि कितनी लेनी है मुझे, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, सवाल भी बनता है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बार मेरी रेट आई 1 मोलर पर सेकंड, दूसरी बार आई 2 मोलर पर सेकंड, तीसरी बार आई 4 मोलर पर सेकंड, ठीक है। इससे क्या समझे हम कि जब हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि ए की कंसंट्रेशन ली 1 मोलर, बी की कंसंट्रेशन ली 1 मोलर, तो रेट कितनी आई 1 मोलर पर सेकंड। जब ए की कंसंट्रेशन ली 2 मोलर, बी की 1 मोलर ही, तो हमारी रेट कितनी आई 2 मोलर पर 2 मोलर पर सेकंड। और जब ए की कंसंट्रेशन हमने ली 4 मोलर, बी की ली 1 मोलर, तो हमारी रेट कितनी आई 4 मोलर पर सेकंड, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो रेट था, रेट किस पे डिपेंड करता था, रेट डिपेंड करता था हमारा ए की कंसंट्रेशन की पार इसका पार्शियल ऑर्डर, और बी की कंसंट्रेशन उसके पार उसका पार्शियल ऑर्डर। लेकिन बी की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, तो हमारा इसमें रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ ए की कंसंट्रेशन और उसके पार में उसका पार्शियल ऑर्डर, ठीक है। अब इतना हमें समझ में आ गया, तो हम यहाँ से अगर हमारा ये आ गया, तो हम देखो यहाँ से क्या बता पा रहे हैं कि अगर देखो इन दोनों एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को अगर आप कंपेयर करो, तो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन फिक्स है, तो खाली रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट भी कितनी हो गई, डबल, यहाँ से निकल रही है। ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट भी कितनी हो गई, डबल। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ, देखो यहीं से डिराइव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ R2/R1, यानी कि R2 मतलब सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रेट, आप रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है। तो रेशियो लगाओगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन पे, तो क्या हो जाएगा, A2/A1 की पावर एक्स, यही होगा बेसिकली। क्या होगा, A2 की पावर एक्स अपॉन A1 की पावर एक्स, और वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेके A2/A1 की पावर होल पावर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। ऊपर कितना है, दूसरे में रेट कितना था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2 मोलर, और नीचे कितना था 1 मोलर, तो सिंपली रेट कितना आ गया, R2/R1 आ गया 2। ऐसे ही A2/A1 भी कितना है, पहले सेकंड एक्सपेरिमेंट में है 2 मोलर, और पहले एक्सपेरिमेंट में 1 मोलर, तो 2/1 कितना हो गया, 2 ही हो गया। इसकी पावर में x, अब 2 की पावर x है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 2, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 की पावर 1। तो कंपेयर करने पे क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ से हमने निकाल नहीं लिया कि ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर कितना होगा। तो पार्शियल ऑर्डर निकालने के लिए यही फंडा है, आपको एक की कंसंट्रेशन फिक्स करो, एक की कंसंट्रेशन फिक्स करो, और फिर रेट क्या होगी, जो दूसरा बचा जो अनफिक्स्ड है जिसकी कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन और रेस टू द पावर उसके ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। और आप देखो फिर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसंट्रेशन अलग अलग लो, और फिर आप उसको रेट निकालो, देखो कि ए की कंसंट्रेशन कितने करने पर, कितने टाइम करने पर रेट कितना टाइम हो रहा है, और फिर इस तरीके से आप उस क्या निकाल सकते हो, उसका पार्शियल ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे में और भी करता, और भी एक्सपेरिमेंट ले सकता हूँ। सपोज मैं अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करता, किसी और की बात कर रहा, ठीक है। सपोज ए को मैं 4 गुना कर दूँ, ठीक है। सपोज ए को 4 गुना करने पर अगर रेट डबल हो जाती, ए को 4 गुना करने पर रेट क्या हो जाती, डबल हो जाती, तो कैसे करते, R2/R1 क्या हो जाता, रेट डबल हो रही है, ठीक है। और ए को क्या करा आपने 4 गुना कर दिया, यानी कि इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो गई 4 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो 4 की पावर एक्स हो जाता, तो इसको क्या लिख लेते, 2 की पावर 2x लिख लेते, और इधर क्या हो जाता 2 की पावर 1 हो जाता, तो x यहाँ से कितना आ जाता, हाफ आ जाता। तो आपकी ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर कितनी आ जाती, हाफ आ जाती, आ जाती, ठीक है। अब सपोज मैं बोलूं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया पर रेट हाफ हो गई, ठीक है। तो रेट हाफ हो गई मतलब R2/R1 कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। और ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 2 A2/A1 हो गया 2, और इसकी पावर कितना है x है, ठीक है।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर -1, ठीक है, और 2 की पावर x, तो यहाँ से x कितनी आ गई, -1 आ गई। मतलब हमारा a के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर कितना आ गया, -1 आ गया। नेगेटिव आ गया तो आ गया, नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। ठीक है, अब सपोज एक और बात समझते हैं, अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया, पर रेट चेंज ही नहीं हुआ, जितना रेट पहले था उतना ही, 10 गुना करने पर भी रेट उतना ही है। बी की कंसंट्रेशन तो हम हर सब में कांस्टेंट ही मान रहे हैं, फिक्स ही मान रहे हैं, तभी हम किसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर निकाल लेंगे, दोनों को साथ में नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या करा पहले में हमने, पहले हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल करा तो रेट क्या हो गई, डबल हो गई, तो वहां से हमारा पार्शियल ऑर्डर कितना आ गया, ए के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। पहले फिर हमने करा ए की कंसंट्रेशन को 4 गुना, पर रेट क्या हो गई, रेट इस बार भी डबल ही हुई, तो हमारा पार्शियल ऑर्डर कितना आ गया, हाफ आ गया। अब हमने करा ए की कंसंट्रेशन को फिर से हमने क्या करा, डबल करा, डबल करा तो रेट क्या हो गई, हाफ हो गई, हाफ हो गई तो हमारा कितना आ गया, पार्शियल ऑर्डर -1 आ गया। अब हमने एक ही कंसंट्रेशन को क्या करा, 10 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, पर रेट चेंज ही नहीं हुई, रेट चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब क्या, पार्शियल ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रेट बदल ही नहीं रही है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्या R2/R1 क्या आएगा, यानी कि जितनी पहले रेट थी उतनी अभी रेट है, यानी कि R2/R1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और A2/A1 यानी कि कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, 10 गुना कर दिया, और उसकी पार कितनी है, x, ये तो हमें निकालना है x। अब कि कोई भी कांस्टेंट रेज टू द पावर x को अगर आपको 1 लाना है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट रेज टू पावर 0 1 आएगा, तो x की पावर यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, 0, यानी कि x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझे कि हमारा जो पार्शियल ऑर्डर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, ठीक है। और कैसे निकालते हैं, दोबारा मैं एक बार समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑर्डर निकालना है, पार्शियल ऑर्डर निकालना है, तो दूसरे की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दो, और एक की रेट जो है सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रेज़ टू इट्स पार्शियल ऑर्डर, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर आप अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करो, एक की कंसंट्रेशन बदलते रहो। अगर पहले में क्या करा, अगर एक की कंसंट्रेशन हमने कर दी थी डबल, डबल कर दी तो रेट क्या हो गई, डबल हो गई, डबल हो गई, तो हमने इसको कंपेयर कर दिया R2/R1, A2/A1 की पावर x, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट भी हो रही है डबल, तो हमारा पार्शियल ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, कंसंट्रेशन करी 4 गुनी, कंसंट्रेशन करी 4 गुनी, तब हमारी रेट कितनी हुई, तब भी सिर्फ डबल ही हुई। अगर रेट तब भी सिर्फ डबल ही हुई तो R2/R1 क्या हो गया, 2, और A2/A1 हो गया 4, इससे हमने x निकाला तो कितना आया, हाफ आया, ठीक है। तो मैथ्स है, ठीक है, फ्रैक्शनल आ गया तो आ गया, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, अभी लिखेंगे आगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने तीसरे में करा कि ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, पर रेट कितनी हो गई, हाफ हो गई, हाफ हो गई, तो यहाँ से हमारी ऑर्डर कितनी आई, पार्शियल ऑर्डर कितनी आई विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आई, -1 आई। फिर हमने क्या करा, ए की कंसंट्रेशन को 10 टाइम कर दिया, 10 टाइम कर दिया, पर रेट चेंज नहीं हुआ, तो हमारी पार्शियल ऑर्डर कितनी आई, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आई, 0 आई, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल ऑर्डर, ठीक है। आगे समझ में, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस तो आएंगे ही, बाकी आप समझ ही सकते हो, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। ऐसी मुझे अगर अब बी का पार्शियल ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकाल लूँगा, बताओ कैसे निकालूंगा, ए की कंसेंट्रेशन को फिक्स कर दूंगा अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, फिर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर दूंगा बी की कंसेंट्रेशन को चेंज करते हुए। तो अगर मैंने ए की कंसेंट्रेशन को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, ठीक है। तो ए की कंसेंट्रेशन क्या कर दी, अब फिक्स कर दी। अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर दोगे तो रेट किसके प्रोपोर्शनल आएगी, सिर्फ क्योंकि ए की कंसेंट्रेशन फिक्स हो गई तो रेट सिर्फ बी की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली रेज टू इट्स पार्शियल ऑर्डर, ठीक है, जो कि कितना होगा, वाई होगा, ठीक है।
अलग अलग एक्सपेरिमेंट, फिर देखोगे कि कंसंट्रेशन कितना टाइम करने पे रेट कितने टाइम हो रही है, उससे आप वाई की वैल्यू डिटरमाइन करोगे, सिंपल। ठीक है, तो यही बता रहा था ये कि पार्शियल ऑर्डर किस क्या बताता है हमें कि कितने कि कंसंट्रेशन कितने टाइम करने पे रेट कितने टाइम हो जाएगा। तो यही तो बता रहा है पार्शियल ऑर्डर। और इस तरीके से हम रिवर्स तरीके से हम इसके क्या निकाल लेते हैं पार्शियल ऑर्डर, कि कंसंट्रेशन इतने टाइम करने पे रेट इतने टाइम हो रहा है तो पार्शियल ऑर्डर कितना होगा, हम इसके रिवर्स करने से पार्शियल ऑर्डर निकाल लेते हैं। और पार्शियल ऑर्डर हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि पार्शियल ऑर्डर इतना है तो कितनी कंसंट्रेशन कितने टाइम करने पे रेट में कितना चेंज आएगा। अगर मैं ऐसी बोल दूं कि आप यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो आप मैं बता सकता हूँ कि अगर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मैंने कर दी 3 गुनी, 3 गुनी तो रेट कितने टाइम होगा, 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कर दूं यहाँ पे इसके पार्शियल ऑर्डर सपोज ले लूँ 2। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ तो रोट कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आप बता सकते हो। और रिवर्स तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर निकाल लिया। ठीक है, तो ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी, इसमें हमने थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट करा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, और इससे हमारा अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर कैलकुलेट होती है, ऑर्डर कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होती है, अब आई होप ये समझ आया। और ये वाला पॉइंट भी अब समझ आ गया होगा कि सिंस डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली partial orders may be positive, negative, integer और फ्रैक्शनल, या इंटीजर ऐसे लिख लो, इंटीजर, फ्रैक्शनल और इवन ज़ीरो, सब हो सकती है भाई, सब के सब पॉसिबल है। और सब हमने निकाल के देखी थी अभी, खुद निकाली थी हमने पार्शियल ऑर्डर, उसमें पॉजिटिव भी आई थी, नेगेटिव भी आई थी, इंटीजर भी आई थी, फ्रैक्शनल भी आई थी, जीरो भी आई थी, लास्ट में जीरो निकाली थी। ठीक है, फ्रैक्शनल भी आया था हमारा, हाफ आया था एक बार, या इंटीजर तो आया ही था, जब हमारा 1 आया था तो पॉजिटिव भी हो गया था, इंटीजर भी हो गया था, और एक बार -1 भी आया था, -1 या माइनस हाफ जो भी आया था, -1 आया था। ठीक है, नेगेटिव भी आया था, तो कुछ भी हो सकता है पार्शियल ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, भूलना मत। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इस पे। ठीक है, क्या बट, तो पार्शियल ऑर्डर की बात हुई, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। आज तक हमें कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं मिली है जिसकी ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव हो। ठीक है, थ्योरेटिकली हो सकती है क्योंकि आप पार्शियल ऑर्डर का सम कर रहे हो, पार्शियल ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, तो थ्योरेटिकली तो हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि आज तक किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर हमें नेगेटिव नहीं मिली है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ओवरऑल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो तो पाई गई है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं पाई गई, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। For a particular reaction, if reaction conditions are changed, then
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी चेंज्ड। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, किसी कंडीशन में हो रही है, हमने उसकी रिएक्शन होने की कंडीशन कुछ बदल दी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन पार्शियल ऑर्डर चेंज नहीं होगी। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है अगर हम रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दें कुछ, लेकिन मे भी चेंज लिखा है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जब हम उनकी कंडीशन चेंज कर दें तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, बट पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ ही रिएक्शन में होता है, जब होगा तो हम देखेंगे, लेकिन आगे समझ में आएगा। लेकिन मे बी चेंज है, मस्ट बी चेंज नहीं। रिएक्शन कंडीशन बदलने पर सिर्फ कुछ ऐसी कुछ रिएक्शन होती हैं जिनकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, पार्शियल ऑर्डर चेंज नहीं होते, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है मतलब ओवरऑल ऑर्डर ही लिखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि एनसीईआरटी में ये ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर को, ओवरऑल ऑर्डर और हमारा पार्शियल ऑर्डर को अलग अलग नहीं लिखा है, लेकिन हमें समझने के लिए हायर लेवल की जब हम बुक्स पढ़ते हैं और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ओवरऑल ऑर्डर और पार्शियल ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो वो तो क्लियर हो गई। आई होप ये भी पॉइंट अब क्लियर होगा कि अब किस तरीके से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक की कंसेंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं और दूसरे की कंसेंट्रेशन को चेंज कर करके देखते हैं रेट कितने टाइम हो रहा है, और उस हिसाब से हम उसकी पार्शियल ऑर्डर निकाल लेते हैं, और पार्शियल ऑर्डर का सम करके हम ओवरऑल ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें पता लग गया कि पार्शियल ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पर ओवरऑल ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि हमेशा पॉजिटिव ही आया या एट मैक्स जीरो आ गया, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आया, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। ठीक है, तो रेट लॉ में दो नई चीजें आई थी, एक रेट कांस्टेंट और एक ऑर्डर। दोनों अच्छे से क्लियर है क्या? अब बताओ। अब मैं आपको अगर रेट लॉ दिखाऊं तो क्या अब यहाँ सब बातें समझ में आ रही हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, बताओ। क्या रेट को, ये था रेट कांस्टेंट, क्लियर है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, या पार्शियल ऑर्डर बोला इसे, या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, या पार्शियल ऑर्डर बोला, और एक्स प्लस वाई को ओवरऑल ऑर्डर बोला, ठीक है। तो अब ये पूरा रेट लॉ का क्लियर है सब कुछ, ठीक है। क्लियर है। रेट कांस्टेंट से रिलेटेड चार बातें थी, ध्यान रखना। वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट बोलते हैं अलग अलग रिएक्शन में, क्या जितनी ज़्यादा के की वैल्यू उतना ज़्यादा रेट, और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैसे तो कांस्टेंट होगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन वैसे टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर निर्भर करती है। और यूनिट के की क्या है, तो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि के की यूनिट क्या होती है, मोलारिटी 1 - n टाइम इनवर्स। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। फिर भी बाय चांस अगर थोड़ा बहुत डाउट है, कभी भूल गए, तो निकालना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये याद होना चाहिए, ये तो उसमें कोई वो है ही नहीं, ठीक है। ऑर्डर हमने बात करी, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, पार्शियल ऑर्डर क्या है, ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे, सब बातें हो गई। तो अब हो गई बातें, तो अब ये क्वेश्चन कर डालो फटाफट। ठीक है, करके देखें क्या कह रहा है भाई हमसे। हमसे कह रहा है कि ये एक रिएक्शन हमें दी है, ठीक है, दी है भाई। इसमें कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ वर डबल्ड, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड टू 2.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड व्हेन concentration of A alone is doubled. The rate increased from 0.3 mol per liter per second to 0.6 mol per liter per second. Which of the following statement is correct? यानी कि ऑर्डर हमसे कुछ ऑर्डर के बारे में कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो अगर हम इसका रेट माने तो रेट क्या हो जाएगा इसका, रेट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता, ए की कंसेंट्रेशन और इसकी पार्शियल ऑर्डर वाई में एक्स मान ली, और बी की कंसेंट्रेशन और इसकी पार्शियल ऑर्डर वाई मान ली, ठीक है। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ कि हमें पार्शियल ऑर्डर किसी की भी नहीं पता, हमें पार्शियल ऑर्डर निकालनी है, तो पार्शियल ऑर्डर के लिए क्या एक को फिक्स करना पड़ेगा, यही तो बात है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा, अब दोनों की डबल हुई है, हमें क्या पता कि किसकी वजह से, हमें पता लग गया कि रेट में इतना चेंज आ गया,
0.3 से हो गई 2.4, हम कह रहे हैं 8 गुनी हो गई, ठीक है। 0.3 से 2.4 कितनी हो गई, 8 गुनी हो गई। लेकिन उसमें ए का कितना कंट्रीब्यूशन है 8 गुना करने में और बी का कितना कंट्रीब्यूशन है तो हमें पता ही नहीं। ये कब पता लगेगा, जब एक की कंसेंट्रेशन फिक्स होगी। तो अब समझ आया कि एक की कंसेंट्रेशन फिक्स क्यों लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट देखो, इसने दिया है व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज डबल्ड, मतलब बी की कंसेंट्रेशन फिक्स कर दी। तो एक तो रेट क्या, रेट कितने टाइम हो गया, 0.3 से 0.6 हो गया, मतलब रेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो सिंपली आप निकाल सकते हो ना, लिख लो क्या लिखोगे। तो मतलब बी की कंसेंट्रेशन हमने फिक्स कर दी, पहले मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बी की कंसेंट्रेशन क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ और सिर्फ ए की कंसेंट्रेशन के रेस टू इट्स पार्शियल ऑर्डर, क्योंकि एक्स माना है, ठीक है। और पहले हम क्या कह सकते हैं कि वही R2/R1 कह सकते हैं इक्वल टू A2/A1 की बार एक्स। R2 कितना है, पहले रेट था 0.3, बाद में हो गया था 0.6, ठीक है। 0.6/0.3, ठीक है। पहले मैं बता रहा था इतने टाइम हो गया, अब आपको डेटा दिया, डेटा दिया तो आप निकाल सकते हैं ना कितने टाइम हो गया, ठीक है। अब अब हमें कह रहा है कि कंसेंट्रेशन ए की क्या करी, डबल करी, डबल करी तो रेट हुआ 0.3 से 0.6, ठीक है। तो डबल कर दी तो A2/A1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। डबल हो गई की पार एक्स, ठीक है। आप 0.6/0.3 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 लिख सकते हो, और 2 की पावर एक्स तो है इधर, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि ए की पार्शियल ऑर्डर कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो मैं क्या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी अब निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, हमें दूसरा डेटा पता है। दूसरा डेटा क्या था, जब हमारी बोथ डबल करी थी, व्हेन बोथ आर डबल्ड। तो बोथ डबल्ड है तो कोई एक फिक्स तो है नहीं, तो हमारा रेट किस पे डिपेंड करेगा, क्या दोनों पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन हमें अब बात अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि हमें अब x की वैल्यू पता है, a की पावर x है और b की पावर y है, लेकिन और x और y क्या है, पार्शियल ऑर्डर है, और x का, लेकिन हमें x की वैल्यू पता है 1 है। तो अब हमारे लिए थोड़ी चीज़ें आसान है, ठीक है। तो अब क्या होगा, R2/R1 वही करेंगे, बोलो R2/R1, ठीक है, इक्वल टू क्या A2/A1, और इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, B2/B1 से, और इसकी पावर कितनी होगी, y होगी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि कंसेंट्रेशन दोनों की क्या करी, डबल करी, तो कितना रेट हो गया, 0.3 से 2.4 हो गया है, यानी कि 8 गुना हो गया। तो मैं सिंपली लिख दूँ 8 गुना, ठीक है, 8 टाइम, ठीक है। A2/A1 क्या है, डबल करा है, तो A2/A1 क्या है, 2। कंसेंट्रेशन क्या है, सेकंड में क्या करी, डबल करी। तो अगर सपोज इसको ऐसे भी मान सकते हो, A1 की C मान लो, तो A1 की C मान ली तो A2 की कितनी हो गई, 2C हो गई, तो 2C/C, C से C कट जाएगा तो 2 ही आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 की पावर 1, ठीक है। और B का भी क्या करा, डबल करा, तो B2/B1 कितना हो गया, 2 हो गया, इसकी पावर y, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, ये उधर चले जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 4 8 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर y। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फिर फाइनली y को लिख सकते हो 2, कंपेयर करने पे दोनों तरफ, ठीक है। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना है, 2 है। तो देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारी विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या 1 है, नहीं, गलत है, तो गलत हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 2 है, ये बात ठीक हो गई। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि टोटल ऑर्डर मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स की वैल्यू थी 1, वाई की वैल्यू थी 2, तो ओवरऑल ऑर्डर कितनी हो गई, 2, 1+2 या 2+1 कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 4 भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। डी क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, क्या ये बात ठीक है, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है, 1 है, बी के रिस्पेक्ट में 2 है, और ओवरऑल ऑर्डर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, 1 है, तो ये गलत हो गया,
तो आंसर क्या हो गया, ये बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेन का एक क्वेश्चन है, 19 का एक क्वेश्चन है, 2019 का, जेई मेन 2019। ठीक है, हो गया। तो वही जो मैंने इतनी देर वो बात बताई थी उसी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है कि केमिकल रिएक्शन के क्लासिफिकेशन हम लोअर क्लास में पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हीट के बेसिस पे हमने बोला था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक बोलते हैं जब हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक बोलते हैं जब हीट रिलीज होती है। ऐसे ही पढ़ा हमने, पढ़ते हैं रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, 11th में ही पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्स जिनमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं, और जिनमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता उन्हें नॉन रिडॉक्स के रिएक्शन कह देते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ मैकेनिज्म स्टेप्स के बेसिस पर हमारी दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन और दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कोई भी हमारा रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है सपोज बी, तो अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे तो होगा ही नहीं, उसका स्टेप होगा। तो अगर उस रिएक्शन के अब कितने स्टेप हो सकते हैं, कितने भी स्टेप हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने भी स्टेप में वो इस रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर उस रिएक्शन का मतलब उस रिएक्शन के मैकेनिज्म का मतलब ए से बी तक कन्वर्ट होने के बीच अगर एक स्टेप है तो उसे कैसी रिएक्शन बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन बोल देंगे। और अगर इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म में ए से बी के कन्वर्ट होने के मैकेनिज्म में अगर एक से ज़्यादा स्टेप है तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म स्टेप के बेसिस पे हमने दो टाइप की रिएक्शन डिफाइन कर ली। अगर उसके मैकेनिज्म में मतलब मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट अगर एक स्टेप है या सिंगल स्टेप है तो एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन, और एक से ज़्यादा स्टेप है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लेते हैं। एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विच गेट्स कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप या इन वन स्टेप ओनली। ठीक है, और अगर एक स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट भी नहीं बनेगा। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं। और इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट ऐसे सब्सटेंसेस तो होते हैं जो हमारे रिएक्शन की शुरुआत में नहीं होते, रिएक्शन की लास्ट में नहीं होते, लेकिन बीच में मैकेनिज्म में कहीं आते हैं और प्रोडक्ट आते आते वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी किसी मतलब फाइनली प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसी तरीके से। या फिर एक इंटरमीडिएट है दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा फिर प्रोडक्ट फाइनल बन जाएगा, या फिर जो एक इंटरमीडिएट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एक ही स्टेप में रिएक्शन है तो कोई इंटरमीडिएट होगा ही नहीं। इंटरमीडिएट अगर बना सपोज हमें ए से बी बनाना है, वही था ए से अगर बी बनाना है, तो अगर मान लो पहले ए से बना सी, ठीक है, और फिर ए से पहले बना सी और फिर सी से सपोज बन रहा है बी, तो ये दो स्टेप की रिएक्शन हो गई ना, तो यहाँ पे सी क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो अगर एक स्टेप की रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट आ ही नहीं सकता, इंटरमीडिएट आ ही नहीं सकता। अब देखो इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट क्या बचा रिएक्शन के लास्ट में, नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, सी सी कट जाएगा जब आप इसको ऐड करोगे ए से बी, तो फाइनल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं दिखेगा, फाइनल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं दिखेगा, लेकिन हमें ऐसा लगेगा नहीं कि इंटरमीडिएट नाम की कोई चीज़ थी, लेकिन मैकेनिज्म जब समझेंगे तब हमें पता लगेगा कि इंटरमीडिएट कुछ है। और ये बात भी समझ आ गई कि अगर एक स्टेप की रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट बन ही नहीं सकता। ठीक है,
एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी कि एक स्टेप की रिएक्शन मतलब है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो नो इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब लेट लेते हैं अपना वही एक रिएक्शन लेते हैं, सपोज ये है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें एक बात तो पता है कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, मैं मान लिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। वो तो आपको मैकेनिज्म पढ़ने पता चलेगा, लेकिन मैंने मान लिया एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है, तो आपको पता लगेगा मैकेनिज्म पढ़ने के बाद, लेकिन मैंने इसे मान लिया कि भाई ये एलिमेंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एलिमेंट्री है, ठीक है। तो ऑलवेज जो हमारा रेट आएगा, ऑलवेज जो रेट होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन, इनके रेस टू द पावर क्या होंगी, इनकी पार्शियल ऑर्डर होंगी, और इस केस में पार्शियल ऑर्डर क्या होंगी, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ये क्या कर दिया भाई, पार्शियल ऑर्डर को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर कर दिया। कैसे कर दिया, एक्सपेरिमेंट लिया है। मतलब अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसके जो भी रिएक्टेंट होंगे उनका जो भी पार्शियल ऑर्डर होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे आता है, बैलेंसिंग से, और बैलेंसिंग करनी अपने को आती है। तो हम अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री बोल दी तो हम उसका रेट लॉ खुद निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रोवाइडेड हमें वो रिएक्शन पता है। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इससे क्या बात समझ आई, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो केमिकल काइनेटिक्स में बात आएगी वो ये आएगी, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट तो समझने की बात थी कि इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिंगल स्टेप में होगी, ठीक है, वो बात तो एक इंट्रोडक्टरी बात थी, लेकिन हमें जो काम की बात है हमारे लिए वो ये है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, जो पार्शियल ऑर्डर होंगे, पार्शियल ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, तो पार्शियल ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ही निकल के आए कि एलिमेंट्री रिएक्शन में वो पार्शियल ऑर्डर रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगे, ठीक है। अब अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगे तो हम रेट लॉ खुद लिख सकते हैं अगर हमें रिएक्शन पता हो बैलेंसिंग करके। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक रिएक्शन को कितने तरीके से बैलेंस करा जा सकता है, इनफाइनाइट तरीके से बैलेंसिंग करी जा सकती है, ठीक है। मैं अगर मान लो इसी की बात करूं, दैट इज अगर मैं एलिमेंट्री की ही है हमारी है, ठीक है, ए प्लस बी की ही बात कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं बोलूँ कि ये हमारी कोई रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस हाफ बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ये क्या बैलेंस्ड है, मैं बोल रहा हूँ बैलेंस्ड है, वो तो तुम्हें प्रोडक्ट प्रोडक्ट पता होगा तब तुम बता पाओगे बैलेंस है कि नहीं है, मैं बता रहा हूँ बैलेंस है, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है सपोज, ठीक है। तो ये ऐसे भी बैलेंस, अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या ऐसे भी बैलेंस्ड होगी, 2a प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ऐसे भी बैलेंस होगी। और अगर ये ऐसे बैलेंस है तो ऐसे भी बैलेंस होगी, 4a प्लस 2b चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ऐसे भी बैलेंस होगी, 3a प्लस 3/2b चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्शन को तो इनफाइनाइट तरीके से बैलेंस करा जा सकता है। तो अब इसमें से आपको कौन सा, अब ऑर्डर तो कोई एक ही होगा, ऑर्डर तो आपको आप अब अगर इसके रिस्पेक्ट में लोगे तो इसका पार्शियल ऑर्डर 1 ले लोगे, का इसके रिस्पेक्ट में लोगे तो 2 ले लोगे, इसके रिस्पेक्ट में लोगे 4 ले लोगे, इसके रिस्पेक्ट में लोगे 3 ले लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, ये अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान करो अब, ठीक है। पूरा ज्ञान क्या है, पहले पूरा ज्ञान लिख लो, स्टार भी लटका लेना, पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, सबको ध्यान रहता है अगर आपने पढ़ाई ठीक से करी है, लेकिन जो ध्यान नहीं रहता है क्या है कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर में बैलेंस होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो
ए प्लस हाफ बी क्या इंटीजर है हाफ, ये इंटी नहीं है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, तो दोनों तरफ क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस बी, ये हुआ हमारा इंटीजर। इंटीजर 2a प्लस इसमें क्या है 2 और 1 है तो ये दोनों इंटीजर है। अच्छा 4 और 2 भी है लेकिन ये क्या स्मॉलेस्ट है, नहीं ये फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं। तो फर्दर रिड्यूस तो हमें कौन सा इंटीजर लेना है, सिर्फ इंटीजर नहीं स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सी वाली हो गई हमारी, हमारी ये वाली हो गई। तो बैलेंस तो सब है लेकिन हमें कंसिडर कौन सी करेंगे, सेकंड वाली कंसिडर करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर के टर्म में यही है। ठीक है, तो रेट कैसे निकाला आपने, तो रेट क्या हो गया फिर फाइनली, बट रेट जो होगा ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर और बी की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, यानी कि ए का पार्शियल ऑर्डर होगा 2, बी का पार्शियल ऑर्डर होगा 1। हमें रिएक्शन बैलेंस तो करनी है, पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है एलिमेंट्री रिएक्शन के। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, जो सिंगल स्टेप में हो रही है जिसमें इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है। लेकिन रिएक्शन बैलेंस करनी चाहिए स्मॉलेस्ट इंटीजर, या इसको एक और चीज बोल देते हैं सिंपलेस्ट इंटीजर, बुक्स में मिल जाएगा। सिंपलेस्ट से कई बार समझ में नहीं आती तो स्मॉलेस्ट आप ध्यान रखो, स्मॉलेस्ट इंटीजर के टर्म्स में आप बैलेंस करो। माने मतलब आपको कोई भी कॉमन आउट आ रहा हो तो फटाफट उसको काटा पीटी करो। आप फ्रैक्शनल भी नहीं ले सकते क्योंकि आपको इंटीजर लेना है, तो आपका यही सही होगा। तो आपका इससे आप पार्शियल ऑर्डर बता दोगे कि ए के रिस्पेक्ट में है 2, बी के रिस्पेक्ट में 1, पार्शियल ऑर्डर पता लग गई, ओवरऑल ऑर्डर कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, और बैलेंसिंग तो आपकी इनफाइनाइट तरीके से हो सकती है, तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया और तरीके से बैलेंसिंग हो सकती है, लेकिन आपको इस चैप्टर में सही बैलेंसिंग कौन सी है जो आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर के टर्म्स में करी है। क्वेश्चन में घुमाने के लिए दे सकता है वो अलग अलग तरीके से आपको, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको रेट लॉ निकालना है किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का, उसको आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर के टर्म्स में बैलेंस करो, फिर आप रेट लॉ निकालो। ठीक है, ये बात हो गई। सिंपल रिएक्शन की दो टाइप से हमने क्लासीफाई कर, मतलब दो रिएक्शन में हमने क्लासीफाई करा था, एक सिंपल रिएक्शन जो एक स्टेप में हो और दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिन्हें एक से ज़्यादा स्टेप लगे। सिंपल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं था तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। मैंने अभी ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया था कि 2 स्टेप की रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान बात हो गई है, इसको फटाफट लिख लेते हैं। तो क्या है, रिएक्शन which gets completed in multiple steps या more than one step। ठीक है, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें मिनिमम एक इंटरमीडिएट तो बनेगा ही, 1 और मोर इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, 1 और मोर इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, मिनिमम एक तो बनेगा ही, अगर 2 स्टेप की रिएक्शन है तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज वही है फॉर, जो हमने उसी टाइप को लेते हैं, ए प्लस सपोज लेते हैं 2b ले लेते हैं, ए प्लस 2b से हमारा क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, तो इसका मान लो मैकेनिज्म, अब ये नहीं पता आपको लेकिन मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म ये। ठीक है, ना आपको कोई याद रखना है किसी का, तो आपको क्वेश्चन में खुद ही देगा कि एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स, मैं तो भी समझा रहा हूँ ना, तो मैं तो बताऊँगा ही। ठीक है, याद नहीं रखनी कौन सी एलिमेंट्री कौन सी कॉम्प्लेक्स, बस जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। ठीक है, सपोज पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, सपोज सी नहीं डी बन रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, डी प्लस बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, तो इनको आपने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, तो जब ऐड कर दोगे तो क्या बचेगा, डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको ए प्लस 2b से आपको क्या बन रहा है, सी बन रहा है। यानी कि डी जो था वो रिएक्शन के बीच में बना और रिएक्शन के बीच में ही कंज्यूम हो गया। वो क्या हुआ है, ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है तो एक इंटरमीडिएट बना, 3 स्टेप की होती तो एक और इंटरमीडिएट बन जाता। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ड्यूरिंग मैकेनिज्म फॉर्म हो और ड्यूरिंग मैकेनिज्म ही खत्म हो जाए। रिएक्शन की
स्टार्टिंग में इन्हें नहीं लिया जाता, लेकिन ड्यूरिंग मैकेनिज्म बनते हैं, ड्यूरिंग मैकेनिज्म ही खत्म हो जाते हैं। ना तो इन्हें स्टार्ट ऑफ रिएक्शन पर थे और ना एंड ऑफ रिएक्शन पे होंगे, बीच में बने, बीच में ही खत्म हो गए, इनको बोला इंटरमीडिएट। और ये सिर्फ मल्टी स्टेप रिएक्शन में ही हो सकता है, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये पूरी रिएक्शन तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस रिएक्शन का अगर मैं सिंगल स्टेप की बात करूं, ये भी तो एक रिएक्शन है। ए प्लस बी से डी में कन्वर्जन जो हो रहा है, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके डी बना रहे हैं, क्या एक रिएक्शन है? इंडिविजुअल रिएक्शन है, ठीक है, इंडिविजुअल रिएक्शन है। ये कितने स्टेप की रिएक्शन है? अगर मैं खाली इस इंडिविजुअल रिएक्शन की बात करूँ, एक स्टेप की रिएक्शन है, और एक स्टेप की रिएक्शन है तो कैसी हो गई? सिंपल रिएक्शन हो गई, एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक इंडिविजुअल रिएक्शन है, कितने स्टेप की है? डी प्लस बी से सी बन रहा है, तो एक स्टेप की रिएक्शन है, तो ये भी कैसी हो गई? एलिमेंट्री हो गई। तो ये ओवरऑल रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका हर स्टेप जो होगा, मल्टी स्टेप की रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन इसका हर स्टेप जो होगा वो कैसा होगा? एलिमेंट्री होगा। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। ईच स्टेप, ठीक है, ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। मतलब भले ही ओवरऑल रिएक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, मल्टी स्टेप हो, लेकिन उसका हर एक स्टेप कैसा होगा? एलिमेंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, तो हर एक स्टेप है तो आप हर एक स्टेप का क्या रेट लॉ लिख सकते हो? लिख सकते हो हर एक स्टेप का आप रेट लॉ, लेकिन आप क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ खुद लिख सकते हो? नहीं, आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके लिए वो बात नहीं है। इसके लिए वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए थी कि पार्शियल ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो, और वो रिएक्शन जब बैलेंस हो स्मॉलेस्ट इंटीजर में। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात वैलिड नहीं है, तो इस बात को लिख भी लेते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पार्शियल ऑर्डर्स, पार्शियल ऑर्डर बताओ निकालते कैसे हैं? एक्सपेरिमेंटली निकलता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो हमें पता है, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट करके डेटा भी आता है वो हम किसी भी रिएक्शन खुद थोड़ी बता सकते हैं। तो गिवन होगा तो हम बता सकते हैं ऑर्डर क्या है, वरना वैसे तो हमें पता नहीं, एक्सपेरिमेंटली में ही निकलेगा, ठीक है। तो और एक्सपेरिमेंटली तो कुछ भी आ सकता है, पार्शियल ऑर्डर तो बात भी करी थी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शनल, ठीक है। तो हो सकता है मे और मे नॉट बी, कुछ भी आ सकता है, तो हो सकता है मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, हमें नहीं पता। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ठीक है। तो इसे भी लिख लेते हैं, इट विल डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो पार्शियल ऑर्डर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लो कभी इक्वल भी आ जाए तो ऐसा नहीं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री हो गई। मतलब पार्शियल ऑर्डर अगर कभी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ जाए तो ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री हो गई, वो बस एक बाय चांस की बात है कि वो आ गया है एक्सपेरिमेंट से। लेकिन ऑलवेज अगर बात करें तो ऑलवेज हमें पार्शियल ऑर्डर हमेशा बराबर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के कब होगा? जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ये बात हम ठोक बजा के बोल सकते हैं, ठीक है। बस ये बात का ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट इंटीजर में आप रिएक्शन को बैलेंस कर देना, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है कौन सी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो हम तो नहीं बता सकते। बताओ, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि मैकेनिज्म का तो हमें आइडिया नहीं है किसी भी रिएक्शन का। तो एक नोट डाल के बात लिख लो ये। तो अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे? अनटिल गिवन स्पेसिफिकली, जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया
हमें रिएक्शन कैसी मान के चलनी है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कंसिडर द रिएक्शन, कंसिडर द गिवन रिएक्शन, जो भी क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दी है, टू बी कॉम्प्लेक्स। हमें रिएक्शन कॉम्प्लेक्स मान के बाय डिफॉल्ट चलनी है। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला तो हम कैसी मानेंगे, कॉम्प्लेक्स मानेंगे, क्योंकि हम ऐसे देख के तो बता नहीं सकते भाई किसका मैकेनिज्म क्या है। क्लियर? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर दो फिर। ध्यान से करो, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं इसमें। करो, क्या रहा आंसर, सिंपल है, ध्यान से बस देखते हैं क्या कह रहा है। रिएक्शन हमें दी है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या कह रहा है, ऑब्जर्व्ड रेट लॉ इतना है, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटली इतना है, यानी कि ऑब्जर्वेशन से क्या आया है हमारा, जो रेट लॉ आया मतलब NO का पार्शियल ऑर्डर आया 2 और Cl2 का पार्शियल ऑर्डर आया 1, यानी कि पहली बात तो सिंपलेस्ट इंटीजर में बैलेंस्ड रिएक्शन, सिंपलेस्ट इंटीजर में बैलेंस्ड रिएक्शन, और इसका पार्शियल ऑर्डर किसके बराबर आया है, पार्शियल ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आया है। कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आया, एक्सपेरिमेंटली आया। तो अभी आया है तो हमें इसका मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन पार्शियल ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आया है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटली तो किसी के लिए भी आ सकता है, हो सकता है एलिमेंट्री हो सकता है क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, हमें थोड़ी पता है। तो क्या मे बी एलिमेंट्री, मे बी कॉम्प्लेक्स, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अगर ये एलिमेंट्री, ये उल्टी बात है, देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो उसका पार्शियल ऑर्डर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, लेकिन अगर पार्शियल ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है, जो कि एक्सपेरिमेंटली आया है, तो वो तो एलिमेंट्री के लिए भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी आ सकता है। अभी हमने ऊपर लिखा तो कि ऐसा थोड़ी कि पार्शियल ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर कभी आ ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आ सकता है, लेकिन हमें थोड़ी पता है। तो अगर पार्शियल ऑर्डर अगर हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आया, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आया तो रिएक्शन हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, और हो सकता है एलिमेंट्री हो। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन पार्शियल ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मे बी नहीं, तब मस्ट बी हो, ठीक है। तो आगे समझ में, आगे तो ये भी कर दो एक क्वेश्चन, कर दो फटाफट। क्या कह रहा है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A प्लस B2 गिव्स 2AB, तो उसने बोल दिया एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है तो हम इतना बता देंगे, तुरंत लिख देंगे कि जो हमारा रेट है, अब ये हमारा रेट है, ई रेट कितना हो जाएगा, ई रेट हो जाएगा A का स्क्वायर और B2 की पावर 1, मतलब इनके पार्शियल ऑर्डर हमें पता लग गए, सिंपलेस्ट इंटीजर में बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट हाउ मच रेट ऑफ रिएक्शन will be changed, how much rate of reaction will change if the volume of vessel is reduced to 1/3 of its original volume। अच्छा पता है हमें इसका स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और कंसंट्रेशन ये कितनी होती है, ये होती है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम को क्या करा जा रहा है, 1/3 करा जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम को क्या करा जा रहा है, 1/3 करा जा रहा है, तो कंसेंट वॉल्यूम कम हो रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, क्योंकि रिएक्शन तो एक पूरे बर्तन में हो रही होगी, रिएक्शन तो एक बर्तन में हो रही होगी ना, क्या बन गया, ठीक है, रिएक्शन तो एक पूरे बर्तन में हो रही होगी। अब रिएक्शन अगर एक बर्तन में हो रही है तो इसका वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम हमने कम कर दिया, तो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कर दिया कम तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है। और लेकिन उनके मोल्स कितने रहेंगे, मोल्स तो कांस्टेंट बने रहेंगे, ठीक है, तो मोल्स तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करेगा,
वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो मोल्स कांस्टेंट है, आप कुछ भी कांस्टेंट है तो उनको कंसीडर करो या मत करो, मोल्स को 1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। रेट प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा, सिंपल बात है इतना। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। और कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन के कितने डिनोमिनेटर में आएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। B2 के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट, ठीक है। और इसकी पार में कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे मोल्स क्यों नहीं लिखे, कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि मोलैरिटी तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है, लेकिन क्योंकि हमारी मोल्स तो कांस्टेंट है, मोल्स में थोड़ी चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, इस वजह से हमने 1/v लिखा है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि रेट जो है सिर्फ वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, रेट आ गया 1/v क्यूब, या 1/v का होल क्यूब आप ऐसे कह दो, ठीक है। तो अब निकाल देंगे, अब कंपेयर कर दो, अब हमारे एक बन गया ना, एक इक्वालिटी कंपैरिजन बन गया, तो आप निकाल दो R2/R1, क्या निकालना, रेट कितना हो गया, तो ये आप कंपेयर कर दो इसे। तो R2/R1 क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है, V की क्यूब के, तो क्या हो जाएगा, V1/V2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम कितनी है, V2 कितनी है, क्या V1 का 1/3, यानी कि हम V2 को क्या लिख सकते हैं, तो V1 ही है, V2 को लिख सकते हैं V1/3 इसका होल क्यूब, ये क्या है आपकी R2/R1 है। तो R2 कितनी हो गई, अब यहाँ से V कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 कट जाएगा, और V1 अगर एक बार हमारा कट गया तो R2 कितनी आ जाएगी, तो V1 हमारा कट गया, R2 कितनी हो गई, यहाँ से हमारा V1 कट जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, R2 आ जाएगी 27R1, ठीक है, ठीक है। मतलब कितने टाइम्स हो गया रेट, वॉल्यूम 1/3 करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो गई, 27 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट जेई में बहुत बार आए हुए हैं, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, आए हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो मोल्स कंसिडर क्यों नहीं करा, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट बने हुए, हमने सिर्फ वॉल्यूम को आधा करा है, वॉल्यूम पे आधा करा है, तो मोल्स पहले भी उतने थे, आप इसको 1 ना मान के Na भी मान लो, चाहो तो Na/V लिख दो, और इसको क्या NB/V लिख दो, लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तो उसका रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे R2 में भी आप क्या फिर लिखोगे, रेट क्या लिखोगे, अगर कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो Na का स्क्वायर आएगा अपॉन V का स्क्वायर आएगा, और ऊपर क्या Na² NB आएगा, और नीचे V क्यूब आएगा, ठीक है। यानी कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, फिर अगर आप मोल्स कंसीडर कर रहे हो तो रेट कैसे लिखोगे, फिर रेट Na²NA/NB/V क्यूब, लेकिन ये दोनों में कंसीडर करोगे तो ये चीज़ वैसे ही कट जाएगी, ये अगर पहले वाली रेट में भी आएगा, दूसरे वाली रेट में भी आएगा, तो ये चीज़ कट ही जाएगी, तो इसको क्या लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।